तो ये हो गया सिलेबस। सिलेबस के बाद सिलेबस का अगला जो पोर्शन रहता है वो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित है, जिसको हम बाद में करेंगे। तो अभी जो हम पहला वाला जो इसका भाग है, मतलब भाग 3 का ही जो सिलेबस है उसका ही अगर 2 खंड बोल देते हैं ना, तो पहले पोर्शन में, इनिशियल पोर्शन में जनरली क्या दिया हुआ है, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। तो आपका संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, और फिर आगे चल करके कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है अगला टॉपिक। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है हमको विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, ये हम यहाँ से हम चीज़ों को देख रहे हैं, और फिर हम ये देख रहे हैं कि ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, इसका उपयोग, इसकी भूमिका ग्रामीण भारत में कहाँ पर है। जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है किसको टारगेट कर रहा है, ग्रामीण भारत को। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे और कितने नंबर के रहते हैं, और इतने नंबर के उत्तर को लिखने के लिए, हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए कितना समय देना है आपको, ये हम चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल है, 2 मार्क्स का जब आप एक आंसर लिखते हो, आप लोग तो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लोग, और आप नए हैं जैसे, तो आप 2 अंक का जब भी हम प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमको 2 मिनट से ज़्यादा का समय लेना ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हम बहुत बड़ा क्राइम करते हुए नजर आएंगे अगर हम 2 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले हैं। बिल्कुल एकदम क्लियर बात है। ठीक है, चलिए, ये सब चीज़ें भेजी गई हैं और बताई भी गई हुई हैं कि कितने कैसा कैसा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स रहते हैं, कितना टाइम देना चाहिए, हम कल चर्चा भी कर चुके। और इसके पहले जब क्लास स्टार्ट हुई तो हम सिलेबस के साथ फिर अगला जो हम देखते हैं वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एकदम लेटेस्ट वाला है, लास्ट ईयर का, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी सी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम के घटकों की सूची बताइए। तो कल भी हमने कुछ घटक पढ़ा है, लेकिन वो हमने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा था। हमने किसके घटक पढ़े थे, आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो मतलब घटक से जनरली जो हम कल भी क्लास पढ़े, उससे भी कैसे क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं वो आपको सामने दिख सकता है ना। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, तो ये भी सेकेंड आगे जो टॉपिक रहेगा उसका रहेगा। फिर देखिए अगला है ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात किया है। तो अभी हम जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और इसकी जो जुड़वा बहन है जिसका नाम है आपका संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको भी हम पढ़ेंगे और उससे भी क्वेश्चंस आता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए हम मेमोरीज की भी बात करते हैं। मेमोरी आप जानते भी हैं कि इस कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर रहता है जिसमें सारी आंकड़े, डेटा और इंफॉर्मेशंस स्टोर होती है ना। ये शब्द भी बहुत जनरल है, मेमोरी। तो मेमोरी पर भी क्वेश्चंस दिख रहा है हमको। फिर आगे ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, उसके उपयोग के बारे में बात की है, यूजेस के बारे में। ठीक, फिर ये अगला इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, उधर के क्वेश्चन है। ये भी बायोडाइवर्सिटी और ये भी कहीं ना कहीं वहाँ का ही क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अलग पार्ट हो जा रहा है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। फिर 60 वर्ड लिमिट है, मतलब 4 मार्क्स के। तो इसमें भी देखो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, अगला बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। और देखिए बायोडाइवर्सिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिख रहा है मेंस में, उसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल दिख जाते हैं किससे, प्रीलिम्स में। आया था कि ये यूट्रोफिकेशन वाला जनरली, है ना, जल काय के सुपोषण में किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कि कुछ ये ऐसा नहीं है कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पूरा का पूरा मेंस ओरिएंटेड है। बिल्कुल हर एक मेंस के टॉपिक से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं और बिल्कुल आपको दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा पीछे का याद नहीं होगा या पढ़े नहीं होंगे तो भी कम से कम आप अभी जो पेपर आपने दिया प्रीलिम्स का, और साथ ही साथ ये मेंस का जो लास्ट ईयर का ही पेपर है, उतना तो कम से कम हमारी इतनी मेमोरी कैपेसिटी है कि हम उतना याद कर सकते हैं। तो कुछ शब्दों को याद रखिए ताकि आपको समझ में आए कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो आपको समझ में आए कि ये कितना रेलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल दूंगा कि नहीं इस स्लाइड्स को अच्छे से पढ़िए या इस बुक के इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे 3-4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, माइंड एक्टिव हो जाता है, आप उसको और ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं। यही है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी। तो आप कम से कम देख तो लो कि जो भी आगे हम क्लासेस में पढ़ेंगे, अब हर एक स्लाइड में मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, समझदारी है ना। तो समझ बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सिर्फ मेन उसके टर्म्स देख लें तो ठीक है। यूट्रोफिकेशन पूछा, टाइडल एनर्जी पूछा। एनर्जी हमारा पोर्शन है, मतलब जो मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, जो हम कल 5 टॉपिक जो देखते हैं हमारे सिलेबस में उससे रिलेटेड। ठीक है, और क्या दिख रहा है, तो ठीक है कुछ जीवाणुओं और उनके रोगों के बारे में बात कर रहा है। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब फिर से किसका आ गया, बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन। ठीक है, ये 4 मार्क्स हो गया।
फिर अगला 8 मार्क्स वाला हो जा रहा है जिसमें बायोडाइवर्सिटी और तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है। तो हमारे में था क्या, एनर्जी सोर्सेस, ऊर्जा के संसाधन, तो उससे प्रश्न पूछा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और जल्दी से और देख लेते हैं। तो फिर जो चौथा खंड है सेक्शन 4 जिसमें 10 मार्क्स का रहता है, 10 मार्क्स का रहता है और वर्ड लिमिट कितनी होती है 125। तो वो पार्ट 1 और पार्ट 3 के क्वेश्चंस उस सेक्शन में नहीं आते, तो यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है आपको। और जो पांचवा खंड है जिसमें 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें 2 प्रश्न रहेंगे और उसको वो कैसे रहते हैं, आपके ऑप्शंस में रहते हैं। तो देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो पार्ट 3 का जो एक पार्ट जो अभी हम टेक्नोलॉजी जिसमें एनर्जी सोर्सेज भी है उससे पूछ दिया, तो जरूरी मतलब ज़्यादातर ये होगा कि जो अगला इसमें अथवा में जो प्रश्न आया होगा वो किससे होगा, बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन से। ठीक है, चलो देखते हैं कि, और अच्छा इसका मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा है, तो अगला क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी से था ही, है ना, मुझे अच्छे से याद है। तो मतलब आप क्वेश्चंस पेपर देखेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अब मैं और नीचे नहीं जाऊंगा, इसका भी पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर के कलेक्शंस की बुक रखिए, वहीं से आंसर राइटिंग चालू करेंगे, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब ये 21, अब इसको एक एक को अपन देखें, ये डिस्कस करें, ये हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन टॉपिक में डील होगा। ठीक है, फिर ये 2020 का है, लास्ट 3 ईयर का भी कलेक्शन इस पीपीटी में रखा गया है, तो जिसमें आप सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ था रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया, उसमें हमने बात किया था कि आपका टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो एक शब्द और इस्तेमाल होता है जिसे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो इसके जुड़वा शब्द बोल सकते हैं। तो अब इन दोनों को मिला करके ही ज़्यादातर आप कहीं पर भी ये शब्द पाएंगे, तो क्या शब्द दिखेगा आपको, ICT के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर IT शब्द भी इस्तेमाल कर रहा है तो वो अंडरस्टूड है कि ये जनरली किसकी बात कर रहा है, ICT की बात कर रहा है। ठीक है, हमने फिर देखा कि ये रूरल इंडिया का भी शब्द अभी हटाते हैं, अभी हम और आगे बढ़ जाते हैं रोल ऑफ IT। तो कल जब हमने चालू किया तो हम चालू किए थे रोल ऑफ IT से। ठीक है, अब हम आज की क्लास में धीरे से आगे बढ़ रहे हैं और हम इनका एप्लीकेशन कहाँ देखेंगे, रूरल इंडिया में। सब्जेक्ट ही आपका यही है, अप्लाइड एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग करना है। तो अब जो आप IT की जो भूमिका देखें उसका अनुप्रयोग किस क्षेत्र में देखेंगे अपन, मेनली रूरल इंडिया में। क्यों देख रहे हैं ये भी मैंने कल बात किया था। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि रूरल इंडिया में नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया की रिसाइड करती है वो लगभग 70% के आसपास है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी रूरल इंडिया में या ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में निवास करती हुई हमको दिखती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात हुई कि IT का अर्थ क्या हुआ। फिर हमने देख लिया कि इसके मेन घटक कौन कौन से हैं। तो 3 घटक मुख्य रूप से हो जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। कल हम इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं विस्तार में। और फिर अगला हमने देखा कि अब रोल ऑफ IT तो किन किन क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो क्षेत्र लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र में आपको क्या होता है, IT का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके अब मेंस में पूछना चालू हो जाता है। इसको आप लोगों ने बना लिया होगा या पूरे क्षेत्र को आपने एक तरीके से लिख लिया होगा। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और इसको लाइन डायग्राम के माध्यम से भी आप बना सकते हैं कि रोल ऑफ IT लिखिए, लाइन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को दर्शा सकते हैं। जैसे रोल ऑफ आपने IT बताया है ना, और इस प्रकार से लाइन डायग्राम के माध्यम से भी आप चीज़ों को दर्शा सकते हैं। तो वो आपका थोड़ी सी स्पेस मैनेजमेंट की बात आती है कि कितने नंबर का प्रश्न पूछा है, कितनी सारी जानकारी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका, इसके अलावा सिर्फ रोल बहुत सारे हैं, तो अगला हमने और भी रोल देख लिया था। ठीक है, ये सारे जो शब्द अगर कहीं पर स्लाइड में इंग्लिश में दिख जा रहा है तो उसकी आप हिंदी वैसे जो ट्रांसलेशन है वो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप जानते भी होंगे। ये छोटे छोटे शब्द हैं, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, तो ज़्यादातर जनरली आपको इंग्लिश हिंदी में दिखेगा, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा लग रहा है आपको पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ज़्यादातर ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी होती है वो आप इंग्लिश की ही यूज़ करते हो, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और इंग्लिश को ही अगर आपको हिंदी में एकदम एग्जैक्ट इसका ट्रांसलेशन नहीं पता है तो बिल्कुल आप देवनागरी लिपि में भी लिख देंगे तो भी चीज़ें मान्य होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो अब यहां पर से चीजों को थोड़ी सी समझने की बात यह है कि अर्बन इंडिया मतलब शहरी क्षेत्रों में और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें उनमें जो
आईटी की जो भूमिका है वो थोड़ी अलग अलग हमको दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो अर्बन एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग रहती हैं। दोनों जगह की परिस्थितियाँ आप अलग अलग पाएंगे, शहर में और गांव में पाते हैं। इस चीज़ की में भी चर्चा करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। आप बिल्कुल जानते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर लोगों की संख्या, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते जाइए कि भारत में जब ग्रामीण क्षेत्र, अभी भी ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस क्षेत्र में ज़्यादातर कार्य में संलग्न रहते हैं, तो दे इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्थायी रोजगार जैसी चुनौतियां हैं वहां पर। ठीक है, मतलब वहाँ की अपनी चुनौतियां हैं और ग्रामीण और शहरी अंचल की अपनी चुनौतियां थी, अपनी कुछ परिस्थितियां स्थितियां थी। ठीक है, और क्या होता है, तो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वहां पर। अगर आप देखेंगे तो वहां पर से ही क्या हो रहा है, आपका मुख्य रूप से कृषि कार्य हो रहा है। पर जब बात आती है मार्केटिंग की, तो क्या वहां पर उस प्रकार से मार्केट लोकेटेड है क्या, या वहां पर सारी सुविधाएं हो पाती हैं क्या? तो हम सबसे जो मतलब कि हमने उत्पादन तो कर दिया, अब लेकिन बात आ रही है विपणन करने की, कमर्शियलाइजेशन करने की, बेचने की बात आ रही है। तब हम देखते हैं कि वहां पर की जो अवसंरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसा है, वीक है कि स्ट्रांग रहता है अर्बन इंडिया से, वीक दिखता है आपको। चलिए, और क्या चुनौतियां समझ में आती हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होना, ठीक, अपर्याप्त बिजली। आईटी की बात करें ना, मतलब आप हर एक तरीके से पहले अपनी समझ बना सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप उसको इस और बनाइए कि क्यों आईटी का क्या प्रॉब्लम, आईटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर हम रूरल इंडिया में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आईटी की जो सारी सिस्टम है, जो सारे तंत्र हैं, वो किससे चलते हैं, आपके बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो पहुंच है बिजली की, वो कैसी है ग्रामीण अंचलों में, तो वो भी थोड़ी हमको कमजोर दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपर्याप्त बिजली भी हो गया। परिवहन की बात करें तो अभी भी वहाँ तक पहुँच के लिए रोड, या फिर रोड के साथ साथ जो भी परिवहन, मतलब जो वाहन है, उनकी भी हमको कमी देखने को मिलती है, जो हमको सीधे तौर से बड़े शहर से गांव को जोड़ते हुए दिखाई दे। महसूस करते हैं सारी चीज़ें, मैंने बोला कि थोड़ी से जुड़ना पड़ेगा विषय से। वैसे ही हो जा रहा है आपका संचार, ये भी चुनौतियों में आ रहा है। स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य की पहुंच भी वहाँ कम है। भोजन और भंडारण की सुविधा भी, तो अब वहाँ पर अन्न का उत्पादन तो हो रहा है, पर वहाँ पर जब हमको भंडारण करना है, क्योंकि तुरंत ही तो वो मार्केट में सारी चीज़ें पहुँच नहीं पाएंगी, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमको चीज़ों को स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या वहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी भी कैसी आप पाएंगे, तो वो भी आपको वहाँ पर थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है, नहीं है उस तरीके से प्रॉपर फैसिलिटी। इन सारी चीज़ों को, ये तो कुछ चुनिंदा चुनौतियाँ हो गई या समस्याएं बोल सकते हैं, जो ग्रामीण भारत में हम देखते हैं। अब इन सब में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, वो कैसे अपनी भूमिका अदा करने वाला है, उसको हम देख लेते हैं। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो ये जो क्षेत्र है, या ज़्यादातर जो लोग जिस कार्य में संलग्न हैं, वो तभी तक उस कार्य में संलग्न रहेंगे जब तक वहाँ पर से क्या होने लगेगा, लाभ मिलेगा। जिस दिन से लाभ मिलना बंद हो जाएगा, क्या चीज़ें होने लगेगी, उस क्षेत्र का विकास धीरे धीरे कम होने लगेगा, लोग बाग दूसरा अपना विकल्प खोजेंगे, यही होगा चीज़ें। तो यहाँ पर अब हम इसको सारी चीज़ों को ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो कैसे हों और बेहतर तरीके से वहाँ पर पहुँच पाएँ, तो ये सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों तक समय पर सारी चीज़ें पहुँच पाएँ, इसमें किसका भूमिका हो सकती है, आईसीटी की। तो लाभार्थियों तक पहुंच होना, तो बिल्कुल आपको धीरे धीरे चीज़ें और समझ में आती जाएंगी, क्योंकि कई सारी जैसे कल्याणकारी योजनाएं है ना, कई सारी जो कहना चाहिए जागरूकता के लिए भी सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो वो है आईसीटी, है ना। ठीक, आईसीटी ग्रामीण विकास भारत के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका इस तरीके से निभा सकती है। आईसीटी हैज़ द पोटेंशियल टू अप्रीहेंड रियल टाइम स्टेटस। तो एक तो पहुंच हो रहा है, और दूसरा पहुंच कैसा होना चाहिए, कम समय पे,
या जल्द से जल्द, ये शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। कम समय पे मान लीजिए आप पहुंच तो पा रही हैं, मतलब हम अगर कुछ वहां पर आपदा आ जाती है, मान लेते हैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो है, और सरकार धीरे से वहां पर पहुंच भी रही है, मतलब वहां पर पहुंच बनती है सरकार की वहां तक। पर अगर वो समय पर ना मिले तो वैसी पहुंच भी किस काम आएगी, ये समझ। तो आपको जो पहुंच भी है वो भी कैसी होनी चाहिए, रियल टाइम, जल्द से जल्द, तुरंत। बल्कि हम बोलें कि अगर कोई योजनाएं मान लीजिए केंद्र सरकार लागू कर रहा है या बता भी रहा है कि ये सारी चीजें हैं, योजनाओं के साथ साथ अभी जो इतना मुद्दा चर्चा में है जैसे आपका एमएसपी के बारे में, जब एमएसपी अगर मान लीजिए सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसे जो घोषित कर रही है, तो उसकी जानकारी भी क्या होनी चाहिए, तुरंत वहां तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ से तो चीजें समझ सकते हैं। तो वो सारी चीजें किसके माध्यम से जाएंगी, आईसीटी के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आईसीटी में कार्यक्रमों की वास्तविक समय स्थिति और प्रगति को समझने के लिए, तो समय स्थिति एक तो समय तक पहुंचाना, और उसके साथ साथ अगर वहां से कुछ चीजें यहाँ तक पहुंचानी है, मतलब वहां के जो ग्रामीण अंचल में जो लोग निवास कर रहे हैं उन लोग को केंद्र मतलब या फिर भारत सरकार तक कुछ चीजें पहुंचना है, तो उसमें भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीजों की समय में स्थिति और प्रगति को समझने, मजदूरी या सब्सिडी का समय पर वितरण, जागरूकता और क्षमता निर्माण, विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित घर शौचालय के बुनियादी ढांचों की जियो टैगिंग का पता लगाना, इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीजें भी हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, आईसीटी के। ये जियो टैगिंग किसकी बात कर रहा है, तो हर एक जो क्षेत्र है या कोई मकान या इस तरीके से बना हुआ है उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी होना, वो जियो टैगिंग है। अगर आप लोग अभी यहाँ पर देखेंगे होंगे तो रायपुर भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है शहर, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अगर आप कई सारे घर के बाहर, अभी मेरे ख्याल से सारे घरों तक तो पहुंच नहीं बन पाई है, लेकिन कुछ घरों के सामने आपको क्या दिखेगा, एक क्यूआर कोड टाइप का दिखेगा, ठीक है। वो क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधे आपको उस घर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, जियो टैगिंग करना। तो ये जियो टैगिंग करना, अभी यहाँ पर चलिए स्मार्ट सिटी में मेनली जब सिटी की बात करते हैं तो हो जा रहा है घर, है ना, रोड और नाली, ये सारी चीज़ें आती हैं, बिजली की उपलब्धता स्मार्ट सिटी में मेनली यही है ना, पानी, स्वच्छ जल की पहुंच। तो जियो टैगिंग अभी हम मान लीजिए घर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर रूरल इंडिया में अगर कृषि कार्य में भी हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जानने के लिए कि ये कोई सा उत्पाद है, तो उसके बारे में भी वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, जियो टैगिंग जैसी सुविधाएं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मतलब जियो टैगिंग के भी कई सारे क्या हो सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो घर की जानकारी के बारे में, वहाँ पर अपन कई सारे, वहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ उत्पाद है तो उसके बारे में जियो टैगिंग, इस तरीके से कुछ क्या कर रहा है आपका आईसीटी अपनी भूमिका निभा रहा है किस क्षेत्र में, ठीक। इन सारी चीजों के लिए भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि इस अब आगे जो विषय में है आपको किससे बताना पड़ेगा, तो इन सारी चीजों के लिए अगर कोई सी योजनाएं चल रही हैं और अगर आप जानते हैं तो उसका उल्लेख करेंगे। यहाँ पर आपको डिजिटल इंडिया या न्यू इंडिया ये शब्द सुने हैं, ठीक है। इस योजना के तहत हम आईटी की भूमिका और ज़्यादा कर रहे हैं, इस्तेमाल में ला रहे हैं, और उसके माध्यम से हम जो जो क्षेत्र हम देखे थे कल कि विभिन्न क्षेत्रों में आईटी की भूमिका हो सकती है, उसको और ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, राइट। और ज़्यादा हम उसको क्या कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसे आपको आगे कई सारी योजनाओं के बारे में बताना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं, कुछ हो सकता है कुछ ऐसी योजनाएं आप मुख्य भाग में इस्तेमाल करेंगे, और कई सारी योजनाओं के नाम ही सही वो आप किस में यूज़ कर सकते हैं, निष्कर्ष में लिखते हुए। क्योंकि अब अपन जो मेंस आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने को लेखन शैली पर ही कार्य करना है। तो भाई ये तो हो गए चीज़ें, शब्दावलियाँ, लेकिन इन शब्दावलियों को सही इस्तेमाल किस जगह पे करना है ये हमको धीरे धीरे सीखना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो शब्द लोग को पहले इकट्ठा कर लें। तो मेरे ख्याल से डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए नया शब्द नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बारे में मान लेते हैं कि 2 अंक में भी प्रश्न पूछ दिया तो आप क्या लिखेंगे, किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, वो देख वैसा लिखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, डिजिटल इंडिया क्या हो जा रहा है, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
यहाँ से पहली लाइन से क्लियर हो रहा है कि ये जो स्कीम है वो किसके द्वारा मेनली संचालित की जा रही है, भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, ना कि राज्य सरकार। क्या ये राज्य सरकार की स्कीम थी क्या? नहीं थी। पहली लाइन से ये चीजें क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जिसका उद्देश्य क्या हो जा रहा है, इंडिया को या इंडिया के लोगों को डिजिटल चीजों से क्या करना, अवेयर करना, यही है। और कई सारे जो डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल, उपकरणों के साथ साथ आप क्या करेंगे, तो सारे लोगों को पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे लोगों की समझ बनानी पड़ेगी। डिजिटली हम सारी चीज़ें कर दिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग, आप भी इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि कई लोग के घर में होंगे जिनके माता पिता या फिर दादा दादी या जो भी मतलब आगे काफ़ी जो वृद्ध हैं, वो अभी भी उतने सहज नहीं है, उतने कंफर्टेबल नहीं है फॉर यूजिंग दी टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग में से कई सारे लोग तो बिल्कुल या सारे लोग क्या यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे, पेटीएम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। पर क्या ग्रामीण अंचल में ये सारी चीज़ें हो पा रही होंगी क्या अभी उस तरीके से, है ना? तो क्योंकि अभी जागरूकता या उस तरीके से वो समझ नहीं है, तो अभी हम उस तरफ चर्चा में आएंगे। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं इस स्लाइड में, डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया जो स्कीम है, जिसके तहत हम ये जो आईटी की जो भूमिका है उसको हम और क्या कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर करने के लिए स्कीम पूरी लाया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या हो रहा है, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। यह कार्यक्रम कब चालू हुआ, ये जैसा आप प्रीलिम से पूछा जाता है वही सारी चीज़ की जानकारी लेते हुए आपको कहाँ पर लिख देना है, मेंस में। तो ये कब से चालू हो रहा है, 1 जुलाई 2015 से। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने मिल सकता है कि जो डिजिटल इंडिया है या न्यू इंडिया जो है, ये स्कीम भारत सरकार द्वारा कब से लागू है, मिलता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो जानकारी आपको प्रीलिम्स में थी वही सारी चीज़ों को लिखना है सही तरीके से जमाते हुए मेंस में। 1 जुलाई 2015 याद रखेंगे, ठीक है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो अब इसका उद्देश्य को अगर हम, जैसे मैंने बोला कि थोड़ी से अब आपको बाकी लोगों से अलग उत्तर जब आप लिखेंगे या कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ों को बताएंगे तब आपको नंबर और ज़्यादा नंबर मिलेगा। भाई अगर 2 मार्क्स में अगर ये पूछता है और कितना शब्द सीमा है, कितनी लाइन मिलती है आपको, कितना समय मिलता है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर कोई मान लीजिए सिर्फ शब्दों में लिख रहा है, ठीक है, उसको 2 शब्दों में भी उसने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, सही लिखी, उसको 2 नंबर में से 1.5 नंबर मिल गया। लेकिन अब आपने कुछ और भी चीज़ें बताई तो उससे आपका जो आधा नंबर की जो गुंजाइश थी वो बढ़ जाती है, और आधे आधे नंबर मिल करके ही ना एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमको नई करनी पड़ेगी। नई हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो जैसे अभी इसके पहले रोल ऑफ आईटी जो हमने डायग्राम बनाते हुए किया, लाइन डायग्राम के माध्यम से जाइए, पाई चार्ट और जो आप बार डायग्राम, इन सारे के माध्यम से जा सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज बना सकते हैं, कुछ सूत्रों के आधार पर बना दीजिए। इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अभी फिर से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। इसका एक उद्देश्य क्या हो जा रहा है कि जो प्रत्येक नागरिक है ना, उन तक जो आपका डिजिटल जो संरचना है उसको उपयोग में लाने के लिए, उन तक पहुंच बनाने के लिए, पहले तो ये हो, ठीक है। फिर दूसरा इससे क्या होगा, तो जब ये सारी चीजें बन जाएगी, एक माहौल बन जाएगा, तब आप जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हैं ना, शासन प्रशासनिक वाला जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, उनके द्वारा सरकार के द्वारा, या अगर किसी नागरिक को कुछ सुविधाएं चाहिए तो आप आईटी के माध्यम से या डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप क्या कर पा रहे हैं, सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अभी आप सुने होंगे कि प्रशासन टू हर द्वार, इस तरीके से कुछ योजनाएं चलती हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि अगर आपको जो चीज़ों की आवश्यकता रहती है, जैसे आपको आधार कार्ड ही बनाना है, तो आधार कार्ड के लिए तो कई सारी चीज़ें लगते हैं, फिंगरप्रिंट्स और ये सब। वैसे अगर आपको मान लेते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है ना, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस योजना के तहत आप तक पहुंच रही है। तो उसके लिए पहुंचने के लिए पहुंचेगी कैसे, जब सरकार को पता चले कि आपको उस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसके लिए 14545 है ना, मितान योजना के तहत वो आपके घर तक क्या आते हैं, मितान आते हैं। यही सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, पहला स्टेप क्या हो रहा है कि आपको आवश्यकता पड़ रही है और आप उनको क्या कर रहे हो,
कॉल कर रहे हो, कर रहे हैं, तो कॉल करने के लिए भी अब ये कॉलिंग कैसे हो रही है, कॉल कर रहे हैं मतलब बुला रहे हैं, कॉल करना मतलब बुलाना। एक होता है भौतिक रूप से जाएंगे और आप बोलेंगे कि हमारे घर आइए मुझे ये काम है, तो ये काम करना रहता तो फिर तो आप पहुंच ही रहे हैं। तो आप उन तक पहुंचने के लिए भौतिक रूप से ना जुड़ करके आप कैसे जाते हैं उनसे, टेलीफोनिक, यही होता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, संचार को स्थापित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को एक साथ शब्द को बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब आप संचार का जब इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब कि आप मोबाइल फ़ोन, या हो सकता है आप मेल करिए या मैसेज करिए, यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक सुविधा केंद्र, फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना करती है सरकार, और इसके लिए जैसे टोल फ्री नंबर रखा गया है, जिसका क्या नंबर है आपका 14545, यही है मेरे ख्याल से, है ना। तो ये भी सारी चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, तो सबसे पहले तो सरकार ने वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया है, उस प्रकार से अब स्थापित किया है ताकि लोग बाग आराम से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। फ़ोन तो आराम से कर सकते हैं कोई भी, है ना। भले अपन जैसे अभी हम बात कर देते कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, पेटीएम, फ़ोन पे, वो सारे लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। मतलब खासकर जैसे मान लीजिए आप ही अपन के यहाँ ही कोई परिवार में वृद्धजन होंगे या जो सीनियर, वो उस चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ़ोन का इस्तेमाल करना जानते हैं, करते हैं। तो इस तरीके से हमको सिस्टम को क्या करना है, आसान भी बनाना है। तीसरा और पॉइंट क्या लिखा है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, डिजिटल एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण होगा। किनका हो रहा है, नागरिकों का। और बिल्कुल आप समय समय पर न्यूज़पेपर में ये सारी जानकारी सुनते होंगे कि कई देशों के कुछ अधिकारी आ करके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से भारत ने इतने कम समय पर इस क्षेत्र में अच्छी उपलब्धिता पाई है ना। हमारे लिए अचीवमेंट है। कई सारे लोग देखते हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे हमारे यहाँ जो बेचने वाले या जो वर्कर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो भी किस प्रकार से आसान तरीके से फ़ोन पे और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटी चीज, मतलब ये तो हो गया विपणन के क्षेत्र में। यहाँ पर जनरली जब सरकार है तो वो किस पर बात कर रही है, अपनी गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस मतलब कि जो वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो जितनी सेवाओं को देख रही है, ठीक है। तो सेवाओं में बिल्कुल ये भी आ जाता है आपका। तो ये हो जा रहा है आपका क्या, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य कब से चालू हुई है, किसके द्वारा चालू की गई, और उसको करने के लिए हम किस किस प्रकार के स्टेप्स ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कार्य करते हैं तो उससे हमारा क्या हो रहा है, डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल एम्पावरमेंट। बिल्कुल आप डिजिटल एम्पावरमेंट को हिंदी में भी देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल अगला, अब महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है ग्रामीण अंचल में, वो किसका हो जा रहा है, आपका कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से आईटी की भूमिका होती है, ये हमारा मेन टॉपिक है समझने के लिए। तो आईटी की भूमिका के लिए, किसी भी की भी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप उसके उद्देश्य को समझ सकते हैं, साथ ही साथ आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की दिक्कतें होती होंगी, अगर आप उसको भी समझेंगे तो भी आप समझ पाएंगे कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम आईटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कृषि कार्य होता है तो कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई सी भी जगह पर कृषि कार्य हमको करना है तो क्या क्या चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, क्या मापदंड रखेंगे, क्या पैरामीटर्स रखेंगे, सोचो। और देखो आप बिल्कुल आपने बिंदु दे दिया, सिंचाई, परिवहन, मतलब वहां तक की, ठीक है, बीज, तो ये सारी चीजें आपको समस्याएं पता है, लेकिन हमको समस्याएं किस तरीके से लिखना है, तार्किक रूप से। तो सबसे पहले कृषि कार्य के लिए जरूरी होती है भूमि। भूमि मतलब वहां पर मौजूद मृदा, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रेजेंट देयर। ये भी अगला मुद्दा होता है कि किस प्रकार की मृदा है। अगर मृदा उपजाऊ है ही नहीं तो फिर वहां पर हम कृषि कार्य करेंगे क्या, नहीं। तो वो जनरली पड़त भूमि कहलाती है जनरली, कि वहां पर आप कृषि कार्य नहीं कर सकते। अब उस जो भूमि है वहां पर हम उसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर लेंगे। तो सबसे पहले कृषि कार्य के लिए क्या जरूरी समझ में आती है, मृदा। यही है कि ठीक है, कि इसके पहले भी और कुछ हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो मृदा हो गया, इसके लिए भी कुछ योजनाएं या कुछ ऐसा स्कीम चलती होगी, सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना, वो सारी चीजें लिखना रहेगा, क्योंकि ठीक है मैं हिंट देते जा रहा हूँ छोटे छोटे, है ना। अब इसके बारे में पूरा का पूरा 2 अंकों का प्रश्न पूछ सकता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, योजना में के बारे में बतलाइए, और हो सकता है कि वो बड़ा सा प्रश्न पूछ दे जिसमें आप सारी चीज़ों को उल्लेख कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो मृदा हो गई। फिर और क्या चाहिए आपको कृषि कार्य करने के लिए,
कृषि क्योंकि हमारा अगला लास्ट टॉपिक भी है, मतलब इसमें 5वां टॉपिक भी दिया हुआ है, तो थोड़ी कृषि के बारे में आप समझ सकते हैं। वेदर है ना, तो मौसम भी, जलवायु भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस प्रकार की फसलों का हमको उत्पादन करना है, रहता है ना। तो बिल्कुल आप उसको हमने कई सारे मौसम के आधार पर भी हम अनाजों को वर्गीकृत किए हुए हैं, क्लासिफाई किए हैं। जनरली आपका अभी जैसे बारिश का जब मौसम होता है तो आपका रेनी सीजन, और उसके बाद जैसे जो समर सीजन वाला जो होता है उस समय आपका कौन सी जो फसल, धान है ना, तो धान किस कैटेगरी में आ जाती है आपकी, तो ऐसी फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं, है ना। और वैसे फिर अब जब ठंड का मौसम आ जाता है, अगला मौसम या अगली ऋतु बोल दीजिए, तो उस समय आप जो अनाज का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए उपयुक्त कौन सा हो जाता है आपका, ठीक है, रबी फसल। ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे आप फसलों में, भूगोल में, ठीक है। ठीक है, तो ये मृदा हो गई। फिर उसके बाद आपने क्या बोल दिया, किस चीज़ों का मतलब किसका उत्पादन करना है ना, जलवायु के आधार पर, ये हो गया, ठीक है। जलवायु के में 2-3 चीज़ें आती हैं। एक हो जाता है तापमान, जब भी हम जलवायु की बात करेंगे तो उस क्षेत्र का तापमान भी महत्वपूर्ण होता है, और तापमान को भी मापने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आईटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सॉइल का हेल्थ कार्ड, या सॉइल का जो हेल्थ है कि मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं, कौन से नहीं हैं, इसकी जानकारी के लिए भी आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो अब आपको सिर्फ डेटा मतलब आंकड़े ही नहीं दे रही है, वो कैसे आंकड़े आपको दे रही है, अर्थपूर्ण आंकड़े, मतलब वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सॉइल, मृदा में ये प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं, तो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना अपने को। और अब उस चीज़ को पता करने के लिए जिस आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं अपन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपने पहले स्टेप में भी देखा कि क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और कैसे आईटी उसमें भूमिका निभा रही है। फिर दूसरा आप बोल रहे हैं जलवायु, तो जलवायु के लिए हमने क्या किया है, मौसम एक की जानकारी के लिए हमने क्या किया है, पूरा का पूरा एक विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। और वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बताता है कि कितनी वर्षा होगी, कितना तापमान होगा, और ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है कृषि के क्षेत्र के लिए, अनाज के उत्पादन के लिए। तो अब जो मौसम विभाग है किसी ना किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता होगा ताकि ये सारी जानकारी आप तक मतलब किसानों तक पहुंचा सके। तो वापस से आपको फिर से दिख रहा है आईटी की भूमिका, ठीक है। तो अभी पहले हम थोड़ी समस्याएं भी देखते जा रहे हैं, और उसके लिए किस प्रकार से आईटी का यूज़ होता है हम उसको भी समझते जा रहे हैं। फिर और क्या चाहिए आपको, ठीक है, तो पानी के लिए एक तो नेचुरल वाटर हो सकता है, प्राकृतिक रूप से, जिसे आप वर्षा बोलते हैं, रेनफॉल, इसकी भी जानकारी के लिए आप आईटी का यूज़ करते हैं। और दूसरा, पानी की उपलब्धता के लिए आप क्या करते हैं, सरकार कैसे करती है, तो नहर, ट्यूबवेल, है ना, तालाबों का निर्माण, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डैम भी हो गया, तो डैम से ही तो नहर आ रही ना, ठीक, ओके। तो नहर के लिए तो हमको डैम की संरचना करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हो रही हैं। और क्या चीज़ें चाहिए कृषि में महत्वपूर्ण, तो जो भी आप अनाज का भी अब आपने क्या किया, सिलेक्शन, चयन कर लिया है, तो उस अनाज के लिए भी हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब उगाने के लिए बीज। अब बीज में भी आप सुनते होंगे उच्च गुणवत्ता वाले बीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, इसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम पूरी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो भाई हमको दोनों चीज़ें देखना है। आगे चल करके मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे के भी जो कुछ विषय हैं आपके, वो ये सारे स्टेप्स जो ले रहे हैं हम, छोटे छोटे कदम जो हम उठा रहे हैं, जो बहुत सामान्य लग रहे हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी हम जो स्टेप्स को हम छोड़ नहीं सकते, है ना। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं एक तरीके से ये, ठीक है, तो नियोजन जब हम कर रहे हैं, प्लानिंग योजना जब बना रहे हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, हर एक स्टेप्स इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी समझ को बढ़ा रहे हैं, ताकि कुछ प्रश्न अगर आते हैं तार्किक प्रश्न, तो बिल्कुल आप अपने तार्किक योग्यता के अनुसार आप उसको दे पाए, ठीक है। चलो ठीक है, वो भी हो गया, क्या कहते हैं, बीज भी ले लिए। अब आपका आपने उसका उत्पादन करना भी चालू कर दिया। फिर आगे और क्या चीज़ें होंगी, तो अब फसल पकेगी, जेस्टेशन पीरियड कहलाता है, पकने का समय। वो कितना, किसी फसल का या किसी बीज के अनुसार अगर हम देखें तो कई बीज क्या हो सकती हैं, 2 महीना ले रही है। कोई बीज हम कुछ, जैसे हर बार आप सुनते होंगे कि कुछ किस्मों की बीजों का क्या हुआ है, आविष्कार किया गया, खासकर कृषि अनुसंधान केंद्र में
या कृषि विश्वविद्यालयों में, ये भी आप सुनते होंगे, इससे भी एक प्रश्न पूछा हुआ था, है ना। कई प्रकार की किस्मों से प्रश्न पूछा था चावल की, है ना, जवा फूल, जीरा फूल, ऐसा कुछ। तो बिल्कुल आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि हमको उच्च गुणवत्ता वाले बीज तो लेना ही लेना है। उच्च गुणवत्ता मतलब कि उत्पादकता बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बहुत रहेगी कि प्रति हेक्टेयर इतना टन हमको क्या मिल गया, उत्पादन हो गया। पर इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है, कई पहलू हैं, तो उसमें से एक पहलू ये भी है कि आपका जो पकने का समय है वो भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आप ऐसे बीजों का चयन करेंगे, साथ ही साथ आगे चल करके और भी चीज़ें आप समझ बनाएंगे कि अब ये जो भी बीज आप ले रहे हैं उसमें अब जब ये पक रही है आपकी फसलें, ठीक है, अपने आप को किसान समझते हुए सोचो कि आप खेत में हैं और आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो पकने का समय तो हो रहा है, पकने का समय भी आप कम करने के लिए आपने चीज़ों का चयन किया। इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ों से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ये पकने के समय के दौरान, फसल के पकने के। बहुत बढ़िया। तो अब कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं किस्में हो जिसमें ज़्यादा रोग लगने की संभावना हो। तो आप जब आप बीजों का चयन कर रहे थे, एक स्टेप वापस पहले आ जाइए, तब आप ऐसे बीजों का चयन करेंगे जो रोग प्रतिरोधात्मक हो, यही होगा ना, क्रॉप में डिजीज रेजिस्टेंस वाले, है ना। तो ये भी सारी चीज़ें जरूरी हैं। अब इन सारी चीज़ों को भी जानने समझने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आईटी का, वो हम देखेंगे। अभी हम जनरली एक स्टेप्स भी देखते जा रहे हैं, हर एक स्टेप में कुछ चुनौतियां आ रही होंगी, वो भी हम देखते जा रहे हैं, और अगर उन चुनौतियों में कुछ आईटी का रोल है तो वो भी हम जनरली अभी देख रहे हैं, विस्तार में अभी लिखेंगे भी। और क्या होता है फिर, ठीक है, अब आपकी फसल पक करके तैयार भी हो गई, फिर क्या करेंगे आप, उसकी कटाई मिसाई करते हैं। कटाई मिसाई करने के बाद आपको रखना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा। भंडारण मान लेते हैं कि चलिए आपके जो ग्रामीण अंचल में जिनका भी जो भी किसान है उसके पास एक ठीक ठाक भंडार गृह बना हुआ है ना, एक स्टोरेज रूम बना हुआ है। तो उस स्टोरेज के प्रोसेस में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती है, जैसे हाँ बिल्कुल, नहीं तो क्या हो जाता है आपका, अगर बारिश का मतलब पानी और मॉइस्चर अगर बोल देते हैं, है ना, नमी अगर पड़ जाती है, ठीक है, पानी के कारण पड़े या किसी के भी कारण पड़ सकता है, ठीक है, बारिश हो रही है उसके कारण हो सकता है, नेचुरल वाटर हो तो मतलब जनरल वाटर हो तो भी हो सकता है। तो नमी के कारण भी क्या हो जाएगा, जो आपने इतनी मेहनत करी है वो क्या होने वाली है फिर। तो इसमें भी क्या करता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल आप कई बार प्रश्न सामान्य या फिर प्रीलिम्स में देखते होंगे, तो प्रश्न पूछता है कि आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है ना। तो यंत्र इस्तेमाल हो रहा है मतलब हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करने लग रहे हैं। तो वापस से टेक्नोलॉजी का रोल आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आप क्या बोलते हो, हाइग्रोमीटर, राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। फिर क्या करते हैं आप, भंडारण हो गया, फिर उसके बाद क्या, तो अब बाजार में जाने के लिए तो या तो एक स्थानीय बाजार होना चाहिए, और स्थानीय बाजार मतलब कि एकदम वहीं पर आपके जहाँ पर उसका उत्पादन हो रहा है, ठीक है, भंडारण कक्ष के जितनी नज़दीक हो सकता है। और अगर नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेकर के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हो सकता है वो दूसरा गांव हो सकता है वो दूसरा जगह जो है वो शहर हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा। तो अब इन सारी चीज़ों के लिए भी फिर आप कैसे ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन की बात आती है। फिर परिवहन के लिए पहले का आप थोड़ी से एक सीन सिनारियो याद करिए। तो पहले कैसे जाते थे, तो हमारे पास यातायात की सुविधा नहीं था, बैलगाड़ियों इनके माध्यम से। लेकिन अब आप कैसे जाते हैं, तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी है, वापस से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ठीक, चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई। और अगर वहाँ तक नहीं पहुँचना है तो भी आज की डेट में आप सुनते होंगे कृषि उपज मंडियाँ, और उसको भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि नेटवर्किंग के माध्यम से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ई मंडी, ई कृषि उपज मंडी की स्थापना कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वापस से मतलब प्रोडक्शन के बाद अब हम किस में आ गए हैं, उसको बेचने के स्टेज में आ चुके हैं, और वहां पर भी हम किसका रोल देख रहे हैं, अपना आईटी का हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो इतना कम से कम स्टेप्स, एक जनरल स्टेप्स हो रहा है, कृषि का जो भी कार्य में लगा होगा उसको इन स्टेप्स के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लो। तो आप ये तो हो गया कि किस प्रकार से कृषि कार्य किए जाते हैं। अब कृषि कार्य से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कृषि की समस्याएं बताइए, अभी तो हमने स्टेप्स देखा,
क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो बिल्कुल जो जो अभी आप हर एक स्टेप को याद करते जाओ। पहले स्टेप्स में था कि आपका क्या होना चाहिए, अच्छी मृदा, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम। फिर मॉनसून पर आधारित, क्योंकि पानी चाहिए, ठीक है। फिर उच्च उन्नत वाले बीज चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले बीज चाहिए, फिर से प्रॉब्लम आ गया। और क्या प्रॉब्लम आती है? ठीक है, तो अब उत्पादन बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो आप जैविक खाद का इस्तेमाल करिए, और या तो फिर हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो मृदा है, और बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भारत में जितने भी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं हैं, सब में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं क्या? नहीं। तो ये भी आप पढ़ते हैं कि हर एक प्रकार की जो मृदा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी है, कि वो अम्लीय है, ठीक है, या क्षारीय है, सारी चीजें पढ़ते हैं ना। इन सारा जो ज्ञान है ना, यहाँ पर एप्लीकेशन करना है, इसलिए सब्जेक्ट का नाम के द्वारा आपको एकदम बता दिया गया है कि जो बाकी जानकारी है वो आप सही तरीके से रखिए, तब आप इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ भी पाएंगे और चीज़ों को लिख भी पाएंगे जो पूछा जा रहा है। नहीं तो जो कुछ भी पूछा जाएगा आप लिख तो दोगे, लेकिन नंबर फिर नहीं मिलने वाला। तो नंबर मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पूछा जा रहा है वो लिखना, ठीक है। तो कृषि आधारित हो जा रहा है, खाद बीज और खाद की उपलब्धता, ये भी हमारे लिए एक समस्या है। अगली समस्याएं हो जा रही हैं, ठीक है। अब आपका उपज हो गया है, तो अगला जो आपको प्रॉब्लम आ जा रहा है तो वो किस पे हो जा रही है, आपकी मार्केट की, ठीक है। तो बाजार की समझ का अभाव भी दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिक्कत आ रही है, तो स्टोरेज करने में पक गया, तो स्टोरेज फैसिलिटीज में हमको दिक्कत है। और क्या दिक्कत है, तो कई बार हमको जो दिक्कत है कि भाई किस समय किस प्रकार का कौन सा अनाज का उत्पादन करने से हमको ज़्यादा लाभ होगा, ये भी, इसकी जानकारी भी हमारे लिए क्या है, एक कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए बोल दीजिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। और क्या चुनौती है, तो प्रॉपर क्रॉप का मैनेजमेंट। सिर्फ अगर अब ये भी समझिए, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार का अनाज बार बार या लंबे समय तक अगर हम करते हैं उत्पादन, तो भी हमको क्या होता है, कृषि की हाँ, जो आपका उर्वरक क्षमता है वो क्या होने लगती, धीरे धीरे कम होने लगती है उस मिट्टी की। ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ साथ यहाँ पर ही आपको कुछ हमने क्या किया है, कुछ वो भी बताया है, क्या, उसका निदान, सॉल्यूशन। तो मॉनसून डिपेंडेंटेंसी के लिए ये तो बिल्कुल होता ही होता है, तो उसके लिए हमने क्या डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। उसी प्रकार से सीड और जब फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ हमने सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम का अब आपको नाम बताना रहेगा। यहाँ पर से अब बात आगे आपको थोड़ी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो उस सिस्टम को बोलते हैं अपन एग ग्रिड्स बोल दीजिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये जनरली क्या कर रहा है आपको, कि जो कृषि सूचना प्रसार प्रणाली जो है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करें, ऐसा हमने एक तंत्र, एक सिस्टम को विकसित किया हुआ है, ताकि हमको बीजों के बारे में जानकारी हो, हमको विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक हैं उसकी जानकारी हो। और ये जो उर्वरक हैं वो, या फिर जो सबसे पहले आप समझिए कि जो पोषक तत्वों की जो मौजूद होना चाहिए मिट्टी में, वो कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्व होते हैं मृदा में, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, एनपीके, ठीक है। शॉर्टकट में आपको याद है, एन फॉर नाइट्रोजन होना चाहिए, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम, राइट। तो अब जो भी चीज़ों की कमी होगी उसके आधार पर हम वैसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। भाई अगर मान लेते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं है और तो भी आप उसमें नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या उस चीज़ को आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा क्या, उत्पादकता को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो जानकारी होना जरूरी है, उसके लिए एक सिस्टम बना दिए जिसका नाम है एग्रेड। वैसे हम कई सारी स्कीम्स को जानते हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो उस मृदा की क्वालिटी के बारे में बताता है, मृदा में कितनी नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसके बारे में बताता है, ठीक। तो ये इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। आगे देखिए, लैक ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग। तो कई बार सारी चीज़ें ठीक है, जो एक किसान है उसको शुरुआत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी भी मिल रही है, मान लिए उसको सारी चीज़ों की समय समय पर जानकारी मिल रही है, किसकी,
बीज की, उर्वरक की, पानी की कि कितनी उस बीज को उत्पादन, मतलब कि अपन को फसलों का उत्पादन करने में कितना पानी चाहिए, कितना तापमान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन अब उसको आगे चल करके विपणन, पहले तो स्टोरेज लिख सकते हैं, स्टोरेज करने में दिक्कत हो सकती है, और फिर अगली जो चुनौती हो सकती है तो वो कहाँ पर हो सकती है, विपणन करने में, उसको बेचने में, क्रय विक्रय करने में। तो अंडरस्टैंडिंग भी एक क्या है, जो चुनौतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, सब सारी चीजें एक ही बार में तो खत्म होंगी नहीं, धीरे धीरे पहले तो कम होंगी, और कम होने के कमी हो सकती है, सारी चीजें जड़ से पूरी मिट जाए ये तो मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अब इसके लिए क्या कर रही है सरकार, तो मार्केट की भी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कई सारे ऐसे सूचना केंद्र बना स्थापित किए जाते हैं गांव में ही, ठीक है, उसके माध्यम से वहां पर ही, या फिर जैसे आप सुने होंगे जैसे किसान कॉल सेंटर की स्थापना होना, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझने की जो क्षमता है, वो उसको हम क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। तो किसान कॉल सेंटर भी कैसे काम करेगा, डीडी किसान, मतलब हम कई सारे चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल नाम लिख सकते हैं डीडी किसान करके, ऐसे कई सारे और भी चैनल हैं, वो सारे किस के लिए काम कर रहे हैं, आपके कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, और किसका इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, आईटी का, बिल्कुल देख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना करते हैं, जिसमें आप नाम सुने होंगे, जैसे एक ई नैम की भी, किसके नाम सुने आप, ENAM। तो कई सारे मार्केटिंग, मान लेते हैं कि अब उन लोग को बेचना तो है अपने उत्पाद को, ठीक है, पर उसका सही मूल्य उसके स्थानीय बाजार में नहीं मिल रहा, ठीक है, वो दूसरे शहर गया, ठीक है, वहां पर भी उसको उस प्रकार का भाव नहीं मिल रहा। तो अब लेकिन हो सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसका भाव किसी अन्य राज्य में या देश के किसी अन्य कोने में, वहां पर उसका भाव उसको ज्यादा मिले। तो इन सारी चीज, अब वो वहां पर कैसे जुड़ पाएगा, लेकिन तो उसके लिए हम वापस से आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, वही जैसे ई कृषि मंडी, वैसी सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर भी फिर आपको समझ में आएगा कि जो इनके पास चुनौतियां थी, ये पहले आपको समझ में आया, और इन चुनौतियों के लिए हम अगर कुछ योजनाएं चला रहे हैं, योजनाओं को लाभ हम कैसे तेजी के साथ उन तक पहुंचा पा रहे हैं, आईटी का इस्तेमाल करके ये हो रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई सारी वेबसाइट हैं, है ना, साथ ही साथ कई सारे टीवी चैनल्स हैं, मतलब हम हर एक क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, संचार क्षेत्र का, मतलब संचार प्रौद्योगिकी का, सारे प्रौद्योगिकी का, ताकि क्या हो सके, आपकी ये जो चुनौतियां हैं उसको हम कम कर सकें, ठीक है। और क्या चुनौतियां आ रही थी आपको, ठीक है, स्टोरेज करने के लिए, स्टोरेज के लिए भी हम क्या बना रहे हैं आज की डेट में, तो भंडार गृह बनाते हैं, है ना, ठीक। और वहां पर भी हम अब सिर्फ नमी की बात करें तो वहां का तापमान सही रूप से रहे, जो भी हम भंडार गृह बना रहे हैं, स्टोरेज रूम बना रहे हैं, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पूरा सारी चीजों का, ठीक है। साथ ही साथ जैसे आपने पाया कि जब फसल का उत्पादन हो रहा है, फसल पक रही है, जब खेत में है, वहां पर भी क्या होता है, कई सारे इंसेक्ट्स, है ना, और सारी चीजें क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, खराब कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर भी हो सकती है, भंडार गृह में भी, स्टोरेज रूम में भी। तो उसके लिए भी, सुरक्षा के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आईटी का, ठीक है। इस पर मैं और चर्चा कर लेंगे अपन। तो कई सारे ऐसे सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि इस रूम का तापमान कितना है, उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या फिर इधर का टेम्परेचर, कई सारी चीज़ों को हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आईटी का, ठीक है। चलो, और क्या हो जा रहा है, तो ठीक है, अवेयरनेस के लिए ये भी एक दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए किसान कॉल सेंटर की बात कर लिए, ENAM की बात कर लिए, एग्रीकल्चर मार्केट की बात कर लिए, और प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट की बात भी हमने किया था, ये भी चुनौती। इसके लिए भी हम आईटी का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, इस प्रकार की हम कुछ सेवाएं दे रहे हैं, कि कृषि में कुछ विस्तार योजना, तो कृषि विस्तार अधिकारी भी नाम आप सुनते होंगे, है ना, ठीक है। तो उसका कार्य रहता है कि जनरली क्रॉप मैनेजमेंट में जो भी अनाज का प्रबंधन करना है, उसमें वो सारे लोगों की जानकारी दे, और ये जानकारी सही समय पर हो। अब ये भी आप समझ पाएंगे एक दिक्कत, कि
आपका जो सेवा तंत्र है ना, प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी, वो एक लिमिटेड नंबर में है, सीमित संख्या है, तो वो सब तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो वापस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, या फिर एक समय निर्धारित कर दिए कि उस समय किसान अपनी समस्याएं ऐसे प्रकार के जो सुविधा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर वो आकर के पूछ सके। तो एक तो पूछने का माध्यम हो सकता है टेलीफोनिक, दूसरा हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आईटी का। तो ये जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस जो दे रहे हैं अपन, कृषि विस्तार में जो सेवाएं दे रहे हैं, वो उसमें भी आप किसका रोल पाएंगे, आईटी का। तो आज अभी सिर्फ अपन अभी ज़्यादातर देखा कि किस कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के लिए निदान करने के लिए क्या क्या सरकार योजनाएं या प्रयास करती हैं, ठीक है। तो समय थोड़ी कम मिल पा रहा है और टॉपिक बड़ा है, आपको लगातार लिखना भी है अभी, ठीक है, थोड़ी सी समझ बढ़ा दे रहे हैं आपकी, लेकिन फिर आपको चीज़ों को ज़्यादातर लिखना है ना। तो जब आप लिखेंगे तब उसका नंबर मिलेगा, जितनी भी समझ रहेगी उससे तो नंबर नहीं पता चल पाएगा या नंबर नहीं मिलेगा। नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में आया, एग्रीकल्चर मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ आईटी इन रूरल इंडिया, और सबसे पहला सेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। आगे और भी कई सारे सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ आएगा, ठीक है, एजुकेशन आएगा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन अब आज की क्लास में कितना ही हो पाया आपका, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर तक।